तो इस बजट का स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और इसके अलावा गोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिछले 15 साल का बजट डे का डेटा दिखा देता हूं। इस बार के बजट में कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अब चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस बार का जो बजट है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सबसे पहला 1 फरवरी के दिन इस बार संडे है, लेकिन संडे के दिन भी स्टॉक मार्केट को ओपन रखा गया है ताकि आपको अगर कोई भी अपनी पोजीशंस को चेंज करना है तो वो कर सके। और दूसरा, अभी तक अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो मार्केट की जो हालत है वो कुछ खास ठीक नहीं चल रही है। तो इस बजट से लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस बजट का स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और इसके अलावा गोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप बजट के दिन ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर आप उस दिन ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहां पर हम जो बात करेंगे वो डेटा के साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिछले 15 साल का बजट डे का डेटा दिखा देता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2011 से लेकर 2025 तक का डेटा हमारे पास है और बजट डे की यहां पे बात चल रही है, यानी जिस भी दिन बजट आया होगा। तो यहां पर अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हार्डली 3 से 4 ऐसे बजट डे थे जब मार्केट क्लोज हुआ तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अब यहां पर आप देखिए, 2021 में मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, 2018 में मार्केट में 1.7% की क्लोजिंग थी जो कि पॉजिटिव थी, और इसके अलावा कोई खास पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, यानी ज्यादातर बजट के दिन में मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और अगर मैं ये आपको चार्ट में दिखाऊंगा ना, तो ये जो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, हो सकता है उस दिन वो भी नेगेटिव हो। क्यों नेगेटिव हो? क्योंकि जो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो गैप अप ओपनिंग के टाइम ही आ गए। तो आपको एक्चुअल में जब मार्केट चल रहा था तो कोई खास आपको वहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिले हो। अब यहां पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये मैंने आपको जो 15 साल का डेटा दिखाया, इसके बेसिस पे ये मत सोच लेना कि भाई उस दिन मार्केट गिरेगा, क्योंकि बजट का दिन जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये बजट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर्स के लिए वो बजट पॉजिटिव है या बजट नेगेटिव है। तो अगर आप कोई शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं बजट के दिन, या फिर कोई बाय करने का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं बजट के दिन, तो प्राइस एक्शन तो उस दिन कोई काम करेगा नहीं। आप ये सोच रहे हो कि भाई कैंडल ये बन रही है तो ऐसा हो जाएगा, वो बन रही है तो वैसा हो जाएगा, तो देखिए यहां पर पूरा जो इंपैक्ट है वो न्यूज का है। न्यूज मींस बजट का है, इसलिए आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे उससे पहले दिन या उस दिन ट्रेड करेंगे तो ये उतना सही नहीं रहता है। तो फिर उस दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी, अब इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार के बजट में कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, हर बार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड काफी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट डिफेंस में अपना जो बजट है उसको इंक्रीज करे। एनर्जी एंड रिन्यूएबल सेक्टर पे गवर्नमेंट काफी टाइम से सपोर्ट कर रही है, तो इस सेक्टर के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। एंड इसके अलावा कंजम्पशन एंड एफएमसीजी सेक्टर, मेटल एंड कमोडिटी सेक्टर, ये सेक्टर हमेशा ही बजट के आसपास रहते ही हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेक्टर्स आपको समझ आ गए हैं, तो अब एक बार ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये जो बजट आएगा इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर और गोल्ड जैसे मेटल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उस दिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस दिन एक चीज क्लियर होती है और वो है वॉलेटिलिटी, यानी इस दिन मार्केट में आपको हो सकता है कि पहले एक हाई बनता हुआ दिखाई दे, फिर एक लो बनता हुआ दिखाई दे, फिर वापस से एक हाई बनता हुआ दिखाई दे, यानी मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगा। और इस दिन डायरेक्शन की कोई क्लैरिटी नहीं है, तो बिना देखे या फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करने के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दिन जो होता है वो सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि बजट्स का जो असर होता है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है। तो अगर मान लीजिए उस दिन फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई रूल्स में चेंजेस आते हैं,
तो इस केस में जो बैंक निफ्टी है उसमें बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, यानी सेक्टर फोकस आपको उस दिन अपनी स्ट्रेटजी को रखना चाहिए। इसके अलावा बजट के दिन यह भी खास रहता है कि देखिए अभी तक बहुत ज्यादा लोग डर रहे होते हैं कि बजट में क्या होगा, इसलिए मार्केट से पैसे निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब क्लैरिटी आ जाती है तो इसके बाद थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होता हुआ नजर आता है। तो अब आपको ओवरऑल मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझ आ गया है। तो अब बात करते हैं कि इसका गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट और जो गोल्ड है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको दिखाई देता है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जनरली वो तभी कर रहा होता है जब हमारा स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा हो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जनरली इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट, जो कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहां से पैसे निकालकर थोड़ा सा स्टेबल गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई गोल्ड से पैसे निकालकर अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर मान लीजिए ये जो बजट आता है ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है तो फिर आपको गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और इसका उल्टा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने गोल्ड से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ ड्यूटीज को बढ़ा दिया, घटा दिया, तब भी आपको गोल्ड की प्राइस में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली अगर क्रिप्टो की बात करें तो हमारा जो बजट है वो डायरेक्टली क्रिप्टो से कोई भी लिंक नहीं रखता है, लेकिन देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और अभी तक इंडिया में क्रिप्टो को लेकर जो रूल्स हैं वो क्लियर नहीं है। ऊपर से अगर आपको क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है तो 30% का टैक्स लगाया जाता है, अगर आपको लॉस होता है तो वो आपके प्रॉफिट से एडजस्ट भी नहीं होता, जिस वजह से इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस बजट में गवर्नमेंट इस टैक्स को कुछ चेंज कर देती है या फिर क्रिप्टो को कुछ लीगल करने से रिलेटेड लॉ लेके आती है तो फिर क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो इस वजह से हमें क्रिप्टो में एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इसका उल्टा होता है जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं तो फिर आपको एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर देखिए पूरी दुनिया जो है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही है, स्पेशली अमेरिका ने अपना खुद का क्रिप्टो रिजर्व भी बना लिया है। तो ऐसे में चांसेस बहुत कम है कि क्रिप्टो के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ लेकर आएगी, क्रिप्टो के फेवर में लाने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो से रिलेटेड बजट में कोई बात ही नहीं की तो फिर ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो क्रिप्टो के लिए भी बजट जो है वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो 30% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे तो वहां पर नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल होता है, ये 30% वाला टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। और तो और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 200 गुने तक का लेवरेज भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अब FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज भी है जहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका मैं खुद यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन कीजिएगा और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी अकाउंट ओपन करने के बाद जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा कुछ और डेटा देखते हैं और उसके बाद हम उस दिन कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी के पिछले 6 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं। यह देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फरवरी 1 तारीख को बजट आता है, तो इससे पहले मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है यह भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पिछले 6 सालों में जो जनवरी का महीना है इसमें मार्केट ने स्पेशली निफ्टी ने -0.58% के मीडियन रिटर्न्स दिए हैं। मतलब किसी में हो सकता है 0% के रिटर्न्स दिए, किसी में ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए, तो हम यहां पे मीडियन रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक बार बजट आ जाए उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी यही स्ट्रेटजी लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन अब फरवरी के मंथ की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पिछले 6 सालों में जो फरवरी का महीना है इस महीने में तो चीजें ठीक हो जानी चाहिए क्योंकि अब तो बजट आ चुका है, अब तो मार्केट में क्लैरिटी आ चुकी है। लेकिन अगर पिछले 6 साल की बात करें तो ऐसे में मीडियन -2.03% के रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी ने। अब इसमें कोविड के टाइम के भी रिटर्न्स यहां पर कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन तब भी देखें तो कुछ खास रिटर्न्स फरवरी के महीने में देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अगेन ये बजट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्योंकि एक साल हमें फरवरी के महीने में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे और इसके अलावा और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि एक मंथ में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अब चलिए स्ट्रेटजी
स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने बजट के दिन में जो मार्केट है उसको 2 सेशन में डिवाइड किया है। एक सेशन है मॉर्निंग सेशन जो कि 9:15 से लेके 12:30 के आसपास तक रहता है, और दूसरा सेशन है 12:30 से लेके 3:30 के आसपास का। दोनों को हाफ हाफ हमने डिवाइड किया है ये समझने के लिए कि मॉर्निंग सेशन बेटर है या फिर इवनिंग सेशन बेटर है। तो अगर आप यहां पर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्मली मॉर्निंग सेशन के टाइम पर जो मीडियन है वो है -0.07% का, और जो आफ्टरनून सेशन है वो है 0.05% का। ये हमने पिछले 6 साल का डेटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने इंटरिम बजट को भी ऐड कर रखा है। अब अगर इस डेटा को देखें तो यहां से भी कुछ खास क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार बजट आ जाएगा उसके बाद मैं अपनी ये वाली स्ट्रैटेजी लगा लूंगा, इस तरीके से प्लान कर लूंगा, तो ये स्ट्रैटेजी भी कुछ खास काम करती हुई नजर नहीं आती है। तो अगर आपको बजट के दिन में फिर भी ट्रेड करना है तो फाइनली जो सबसे सही और प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो है लॉन्ग स्ट्रैडल। ये स्ट्रैटेजी बजट डे या फिर जिस दिन कोई बड़ी न्यूज आनी होती है उसके हिसाब से काफी बेटर इसलिए है क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर कोई बजट आएगा या न्यूज आएगी तो उस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी मार्केट बहुत ऊपर बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो इसलिए जिस भी दिन आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है तो उस दिन के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफी बेटर रहती है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में आज कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं है तो फिर उस दिन के हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है वो सूटेबल नहीं है। ये स्ट्रैटेजी ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन अवेलेबल है तो वहां पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में आपने सिंपली सिर्फ एक कॉल को बाय करना होता है और एक पुट को बाय करना होता है। मतलब अगर आपको जनरली लगता है कि आपका मार्केट में व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपका जो व्यू है वो बेरिश है तो फिर आप पुट को बाय करते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि आपका ना मार्केट को लेकर पॉजिटिव व्यू है ना नेगेटिव व्यू है तो आप कॉल को भी बाय कर लेते हैं, पुट को भी बाय कर लेते हैं। यहां पर मैंने एक क्वांटिटी लिखा है, अगर मान लीजिए आप 2 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो फिर 2 ही कॉल बाय करने होंगे, 2 ही पुट बाय करने होंगे। यानी आपकी क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, आपकी एक्सपायरी सेम होनी चाहिए और इवन आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी दोनों की सेम होनी चाहिए। अब अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप कहोगे कि भाई मैंने एक कॉल बाय कर लिया, एक पुट बाय कर लिया, तो फिर मार्केट बढ़ेगा तो ये नुकसान में होगा, अगर मार्केट गिरेगा तो फिर ये नुकसान में होगा, तो बात तो बराबर रहेगी, मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगाई जा रही है जहां पर आप सिर्फ एक प्रीमियम पे करते हैं। तो अगर ऐसे में मार्केट एक रेंज में रहता है, यानी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, तब तो आपको बड़ा लॉस होगा जो कि दोनों साइड पे होगा। बड़ा मतलब आपने जितना प्रीमियम पे किया है उस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको उतना ज्यादा, और दोनों केसेस में लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर बढ़ेगा तो यहां पर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने जितने का ऑप्शन बाय कर रखा है उससे ज्यादा लॉस तो आपको हो ही नहीं सकता, यानी वहां पर आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है। तो इस केस में जो पुट वाली साइड है उसमें आपका लॉस लिमिटेड होगा, लेकिन जो कॉल वाली साइड होगा वहां पर आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका उल्टा अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो फिर आपको कॉल वाली साइड पे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन पुट वाली साइड में आपको क्योंकि कितना भी प्रॉफिट हो सकता है इसलिए ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन यहां पर लॉस तभी होता है जब आप एक रेंज में रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट ने 200-300 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया तो इस केस में हो सकता है कि आपको दोनों ही ऑप्शंस में लॉस हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में उस दिन बड़ा मूवमेंट आना है तो फिर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आपकी स्ट्राइक प्राइस सेम होनी चाहिए, आपकी एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, आपने कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शंस को बाय किया होना चाहिए, और इसके अलावा मार्केट में मूवमेंट बड़ा आया होना चाहिए। अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे तो मैं कहूंगा कि भाई बजट डे में अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग्स को थोड़ा अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अधीरा एआई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।